हेलो क्लास। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। उसमें कुछ थोड़ा पढ़ा था, हमने नेशन का मतलब देखा था और पार्टीशन के बारे में थोड़ी बात करी थी। और हमने देखा था कि हमारे गोल क्या थे। गोल यही थे कि एक तो डेमोक्रेसी लाना, दूसरा जो पुअर सेक्शन है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनकी मदद करना। और हमने इसमें देखा था कि चैलेंजेस क्या आते हैं नेशन बिल्डिंग के। देखो चैलेंजेस क्या होते हैं कि नेशन को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला यूनिटी का चैलेंज था। हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है, एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ पंजाब है। तो किसी मतलब एक तरफ नॉर्थ ईस्ट है, किसी का कोई रिलीजन है तो किसी का कोई लैंग्वेज है। तो इसको को एक यूनिट में रखना, एक कंट्री बना के रखना, ये हमारा फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड चैलेंज था इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी को कुर्सी मिल जाती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे चिली और इजिप्ट में हुआ था, एक बार जो प्रेसिडेंट बना तो उसने आर्मी को अपने उस तरीके से मॉडिफाई करा कि वो उसने कुर्सी छोड़ी नहीं। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें तो बहुत सारी लिखी हुई थी, सब कुछ है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना था। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इजिप्ट या चिली बन जाए। ठीक है, कि हारने वाले को हार स्वीकार करनी चाहिए, जीतने वाले को 5 साल के बाद कुर्सी छोड़नी चाहिए। ये सारे के सारे मैच्योरिटी होती है डेमोक्रेसी, तभी आगे बढ़ती है। हो सकता है कि हम आगे भी बढ़े मैच्योरिटी के साथ। कंट्री अभी 2021 आ गया है, 20 आ गया है, वी आर सक्सेसफुल इन अभी तक तो। और तीसरा चैलेंज ये था कि डेवलपमेंट का। हम कॉलोनी से आज़ाद हुए थे, बहुत एक्सप्लोइटेशन हो चुका था, तो हमने सभी सेक्शन का डेवलपमेंट करना, SC ST OBC रिजर्वेशन वगैरह ला के इक्वालिटी लाना। बात बराबर है। अब हमने देखना था इसमें लेसन में कि कुछ स्पीच दिए गए थे 1947 में जब डिवीजन हुआ। तो जिन्ना जी अपने देश में क्या बोलते हैं कि मुस्लिम में ही बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, सिया, सुन्नीस, पठान, पंजाबीज। तो और कुछ हिंदू भी रह गए थे। और जिन्ना जी ने कहा कि आप अपने मस्क मंदिर मस्जिद में जाने के लिए फ्री हो, आपको कोई हार्म नहीं करेगा। तो नेहरू जी भी बोलते हैं, काफी इमोशनल थे। ठीक है, तो नेहरू जी कहते हैं कि रिलीजन के नाम पे 2 कंट्री तो बन गए हैं और हम अपने जो भाई रह गए हैं वो आजाद, वो फ्री हैं, कोई किसी को हार नहीं करेगा। वी विल बिकम ए सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये हमारे नेहरू जी के विचार थे। अब करते हैं नेक्स्ट चीज, हमें शुरुआत का जो पार्ट है, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिहैबिलिटेशन भी हुआ। कैसे हुआ? जैसे ऋषिकेश कैंप वगैरह थे। तो हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले पार्टीशन का प्रोसेस क्या था। देखो, इससे पहले एक और पैराग्राफ दिया ऊपर। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को मिली। तो इस टाइम पे ऐसा हुआ क्यों? देखो, मुस्लिम लीग कहती थी कि इंडिया में केवल 2 तरह के लोग रहते हैं, एक है मुस्लिम, दूसरा है हिंदू। तो इसी बेस पे 2 नेशन थ्योरी आई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान बना। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं। ये 1940 के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं इंडिया में, उन चीज़ों, वो सब इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगर हम पास्ट में जाएं तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को मिल गया था, वो भी इसी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे पार्टीशन हुआ कंट्री का। तो अब प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, उस पर बात करते हैं। पार्टीशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम जो मेजोरिटी एरिया थे वो कहीं एक जगह नहीं थे, पूरे इंडिया में मुस्लिम फैले हुए थे। तो कुछ जगह निकाली गई, जैसे कि पंजाब में मुस्लिम है, बांग्लादेश में मुस्लिम लोग रहते हैं, तो इन जगह को मुस्लिम पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, एक तो ये चीज हुई थी। दूसरी बात ये थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, जो जिनको पाकिस्तान बनाने की बात कही गई थी, वहां पे भी कुछ ऐसे ही लोग थे मुस्लिम ही जो इंडिया में रहना चाहते थे। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी के टाइम पे जो काफी उन्होंने मूवमेंट में एक बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ऐसे कुछ लोग थे, और भी लोग थे जो इंडिया में ही रहना चाहते थे, बट बाउंड्री खींचने के बाद वो पाकिस्तान का पार्ट बनने वाले थे। थर्ड इसमें है कि बात यह है कि इसमें जो डिवीजन होने वाला था 14 अगस्त 15 अगस्त को 1947 को, तो किसी को नहीं पता था कि ये बाउंड्री कहाँ से निकलने वाली है। तो जैसे कि ये तो डिवीजन डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे जो
गांव है वहां पे भी होने वाला था, तो लोगों के अंदर ट्रॉमा था। ट्रॉमा मतलब डर था, और ये उनको पता नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में पढ़ेंगे या इंडिया में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत उनको फियर था कि वो अब किस देश के नागरिक बन गए हैं। और फोर्थ इसमें थी कि जैसे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे एरिया बन गए थे कि जैसे कहीं पे मेजोरिटी में हिंदू हैं, बांग्लादेश में भी हो सकता है, ये पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है उसमें भी है, तो उस एरिया में कुछ पॉकेट्स बन गई थी हिंदुओं की जो प्रोन टू अटैक थी, मतलब उन पे कभी भी मुस्लिम लोग अटैक कर सकते थे। ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। ऐसे दिल्ली के पास भी ऐसे मुस्लिम कुछ एरियाज थे इंडिया में कि वो भी प्रोन टू अटैक्स थे, और उसमें मुस्लिम के लोग इंडिया वाले जो दिल्ली के आसपास के एरिया जहाँ मुस्लिम बचे हुए थे, वो हिंदुओं के एरिया में आने से डर रहे थे, और जो हिंदू थे थोड़े वो भी, उनको भी लग रहा था कि कुछ मुस्लिम वहाँ पे हैं, मतलब प्रोन टू अटैक, दोनों एक ऐसे डर की सिचुएशन बनी हुई थी। ये थी चार प्रोसेस जो मतलब दिक्कतें हुई थी, किस तरह से पार्टीशन हुआ। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा इस सब का, पार्टीशन का रिजल्ट पे बात करेंगे। देखो, आपको पता है कि ये जो कॉन्सिक्वेंस, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही खतरनाक रहा होगा कि जब पॉकेट तो मुस्लिम की कहीं, जैसे दो नेशन बनते हैं, वो पहले तो ना कहीं पे नॉर्मली रह रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये हमारा डिवीजन होगा, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ पले बड़े, एक दिन पता लगेगा कि ये बाउंड्री खींचने वाले ने हमें यहाँ का नागरिक ही नहीं रखा। तो ऐसे बहुत ही गंदा सिनेरियो होता है जिसमें ये पूरी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन था, जिसमें बहुत सारे हिंदूज पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए, और इंडिया से जो मुस्लिम जो मध्य प्रदेश या दिल्ली के एरिया में थे वो पाकिस्तान में गए। कुछ लोग ट्रेन से गए, कहीं पैदल चल के गए। तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है इन लोगों की, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और अमृतसर और जैसे कोलकाता वाली जगह हैं, तो ये तो ऐसे वायलेंट जैसे कम्युनल वायलेशन होता है जो होती है, गदर में देखी होगी, ऐसे ऐसे हब बन गए थे कि बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। और जो लोग आए उनको टेम्परेरी शेल्टर नहीं मिला कहीं पे भी, वो रिफ्यूजी कैंप में रहे कई महीने के लिए, कई कई लोग सालों के लिए रहे। ऐसे ऐसे दिक्कतें आई थी। और ये जो वो माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, वो कोई आसान चीज नहीं थी। उनकी जो बहनें थी, वुमेन्स थी, वो उनका रेप हो जाता है। ठीक है, कई लोग उनको मतलब जब मतलब कब्जा कर रहे हैं, मतलब कैप्चर कर लेते हैं, और उसको अबडक्ट करने के बाद उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट करके अपनी शादी रचा लेते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां हुई थी। कई लोगों ने तो अपने बच्चियों को मार डाला, अपने जो घर का ओनर होता है उसको बचाने के लिए। ऐसे ऐसे ट्रॉमेटिक सीन थे 1947 में। और इस पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब ये 1947 में पार्टीशन हुआ, उससे कुछ टाइम बाद जो पोएम्स लिखने वाले जो राइटर्स होते हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, अपनी फिल्में बनी हैं इस पे, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी काफी प्रचलित रही हैं वो। और जो इंडिया का जब डिवीजन हुआ था, इसमें केवल ये नहीं था कि भाई केवल लैंड का डिवीजन हुआ हो, इसमें डेस्क वगैरह, एम्प्लॉइज, हालांकि और चेयर्स, टेबल्स, सबके सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक का डिवीजन हुआ था। इसका मतलब पार्टीशन में सब कुछ डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब इंडिया आजाद हुआ तो इसमें केवल 12% मुस्लिम लोग थे। आज इसकी संख्या बढ़ गई है, और ये रिलीजन के बेस पे हमारा डिवीजन हुआ था। रेल की मतलब ये माना गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और इंडिया हिंदू कंट्री है। नाउ वी आर ए सेक्युलर कंट्री, राइट। तो जैसे उस वक्त आज़ादी मिली, तो कुछ ऐसे जो पार्टी होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी जैसे आरएसएस वगैरह के नाम आज हम सुनते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिया को हिंदू कंट्री ही बनाना चाहते थे। समझ रहे हैं बात। पर ऐसे हम लोग इस मतलब जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी रहती हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, सेकुलर ही होना ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर कम्युनल हो गया तो कौन साइन करेगा, ऐसे ऐसे दंगे किसी के भी हो सकते हैं। तो ये चीजें थी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें, नेक्स्ट हेडिंग है पार्टीशन, नो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में हम देखेंगे
ये सब मूवीज के हम देख रहे हैं कि ये मूवीज बने थे उस टाइम पे, ये सब लिखा हुआ है बुक के अंदर। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि इस वायलेंस को ख़त्म कीजिए, ये किसी के लिए गुड नहीं है, इट इज़ वेरी हार्मफुल। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त स्पीचेस दिए थे, वही उनकी कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको यहाँ पे रखी गई है, यू कैन रीड। अच्छा, अभी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स से थोड़ी बात करेंगे हम। इसमें क्या है कि जब ब्रिटिश हमें रूल कर रहा था तो उस वक्त दो तरह के स्टेट थे। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जिसमें केवल ब्रिटिश ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, और जो सिर्फ क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसके जो एक्सटर्नल अफेयर थे वो तो ब्रिटिश हैंडल कर रही थी, और जो इंटरनल मैटर्स होते हैं वो ब्रिटिश ही वो मतलब वो जो जहाँ का वो रजवाड़ा है, वो जो वहाँ का रूलर है वही हैंडल करेगा। और वो ब्रिटिश उनको ऐसा क्यों करने देगी, क्योंकि वो लोग उनकी सत्ता मान रहे हैं, उनको बराबर रेवेन्यू उनको दे रहे हैं, उनको ट्रेड करने की सब चीज़ तो ब्रिटिश का ही था, तो जब चाहे जो चाहे ट्रेड करे, तो इसलिए उन्होंने उन रजवाड़ों को जिंदा रखा, मतलब रहने दिया, ब्रिटिश प्रोविंसेस नहीं बनाए। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, जब वहाँ के जो इटली प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने घोषणा करी 1946 में करी थी, 1946 में करी थी कि क्या था कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब उन्होंने ये घोषणा की थी कि 1948 से पहले इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा। और उसमें ये कहा गया था कि जो मतलब जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रिंसली प्रोविंसेस है, चाहे तो इंडिया के साथ रहे वो, या वो पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहे। जब जो उन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया कि वो अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो हर कोई राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहता है, तो यहीं पे प्रॉब्लम हुई। अब इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। अब ये जो रजवाड़े जो थर्ड वो जो बची हुई चीज थी, हम क्या बोलेंगे इसको, कंटेंट बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब सबसे पहले त्रावणकोर का राजा था, उसने कहा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी भी दोनों में से किसी में मिलना नहीं चाहते, उन्होंने घोषणा कर दी। साथ ही साथ उनके साथ हैदराबाद ने भी ऐसी घोषणा कर दी। ये कैसे ही बहुत सारे लोगों ने घोषणा कर दी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, हम इस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी कैसे रोल प्ले करते हैं इसमें, वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।